नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कल हम प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा कर रहे थे। हमने कल पढ़ा एक महत्वपूर्ण शब्द हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इस शब्द का अर्थ था कि संविधान है भारतीय जनता द्वारा पारित किया गया है। संविधान की शक्तियों का स्रोत है भारत की जनता है। अतः भारत की जो संप्रभु शक्ति है वो जनता में निहित है। यह संविधान है ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा नहीं गया है, बल्कि जनता द्वारा पारित किया गया है। शक्तियों का स्रोत जनता है, इसलिए संविधान की शक्तियों का स्रोत जनता है, इसलिए यहाँ की संप्रभु शक्ति है या भारत की संप्रभु शक्ति है जनता में निहित है। दूसरा जो शब्द था, कल हमने संप्रभु शब्द की चर्चा की। संप्रभु शब्द की चर्चा की। संप्रभु शब्द है, प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु राज्य है जो किसी के अधीन नहीं है, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में अंतिम संप्रभु है, आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। यहां की संप्रभुता है जनता में निहित है, इसलिए यहां पर लोकप्रिय संप्रभुता को अपनाया गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण शब्द था समाजवाद। समाजवाद हमने यहां पर पढ़ा था पहली चीज कि यह मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर उसके बाद समाजवाद में हमने चर्चा की, जब भारत आजाद हुआ, आजादी के साथ साथ गिफ्ट के रूप में यहां पर गरीबी थी या गरीबी मिली। भारत के सामने गरीबी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। इससे निपटने के लिए उस समय अर्थव्यवस्था के दो वैश्विक मॉडल भारत के सामने थे। एक का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, पूंजीवादी मॉडल था। दूसरा का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ कर रहा था, समाजवादी मॉडल। अनेक लोगों ने कहा, जो तीव्र अर्थव्यवस्था का विकास चाहते थे, उन्होंने कहा कि भाई पूंजीवादी मॉडल को अपना लो। तो कुछ लोगों ने समाजवादी मॉडल का समर्थन किया। भारत ने दोनों को ही न अपनाते हुए बल्कि दोनों का मिश्रित रूप अपनाया। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई जो लोकतांत्रिक समाजवाद पर बल देती है। लोकतांत्रिक समाजवाद पर बल देती है, समाजवाद पर बल देती है। तो भारतीय जो समाजवाद है पूर्ण समाजवाद न होकर लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दिया गया है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हालांकि 1991 की उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीतियों ने भारतीय समाजवाद के स्वरूप को थोड़ा लचीला बनाया है, पूंजीवाद की ओर धकेला है। नेक्स्ट जो हमने वर्ड पढ़ा था पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, यहां पर हमने पढ़ा कि यह संविधान में मूल संविधान यह शब्द भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद हमने पढ़ा था धर्म के आधार पर 3 राज्यों के बारे में, एक धार्मिक राज्य, दूसरा अधार्मिक राज्य और तीसरा धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य। तो पंथ निरपेक्ष राज्य से अभिप्राय मैंने कल बताया था कि ऐसा राज्य जिसका खुद का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाती है, ऐसे राज्य को क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य। फिर हमने पढ़ा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि संविधान के अनुसार भारत का अपना कोई राज धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को समान मान्यताएं दी गई है, सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। उसके बाद हमने पढ़ा लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र, इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, आज एक बार फिर से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।
अगला जो अपना महत्वपूर्ण शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा, जो सबसे प्रचलित परिभाषा है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। तो ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता खुद शासन करती है उसको लोकतंत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। भारत की प्रस्तावना घोषित करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो जिसमें जनता का शासन निहित है। अब यहां पर लोकतंत्र के भी दो रूप है। लोकतंत्र के रूपों की बात करें तो इसके दो रूप है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या फिर आप इसे बोल सकते हो प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो इस प्रकार लोकतंत्र के अब तक दो रूप उभर कर आए हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो इसमें जनता स्वयं शासक होती है, जनता स्वयं शासक होती है, स्वयं शासक होती है। उदाहरण के तौर पर बात करूं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक राज्य है, या आप सामान्य भाषा में उसको देश भी बोल सकते हो। कोई एक देश या राज्य है, 4-5 हजार उसकी जनसंख्या है, सारी जनसंख्या एक जगह बैठेगी, कानून बनाएगी, अपने ऊपर लागू करेगी और उन कानूनों के अनुसार शासित होगी। कहने का मतलब जब वे जनता खुद डायरेक्ट शासन करती है, ऐसे लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर इसके उदाहरणों की बात करूं मैं, इसके उदाहरण एक तो प्राचीन यूनान में पाया जाता था, प्राचीन यूनान में पाया जाता था। प्राचीन यूनान की बात करें, उस समय प्राचीन यूनान में नगर राज्य हुआ करते थे, नगर राज्य हुआ करते थे, न कि राष्ट्र राज्य। और इन नगर राज्यों की जनसंख्या थी 5000 से लेकर 10,000 तक जनसंख्या हुआ करती थी, 10,000 तक जनसंख्या हुआ करती थी। तो प्राचीन यूनान में राष्ट्र राज्य न होकर नगर राज्य थे, उनकी जनसंख्या 5000 से लेकर 10,000 के बीच हुआ करती थी, नागरिकों की संख्या बहुत ही कम थी। तो वो एक जगह बैठते, कानून बनाते, अपने ऊपर लागू करते और फिर उनके अनुसार वो शासित होते। यानी उस समय प्राचीन यूनान का प्रत्येक नागरिक अपने आप में न्यायाधीश या शासक हुआ करता था। दूसरी बात करें इसके उदाहरण की, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। हालांकि प्राचीन यूनान की तरह यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं अपनाया गया है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधन अपनाए गए हैं, जैसे जनमत संग्रह, किसी भी मुद्दे पर जनता की राय जानना, या फिर रिकॉल, चुने हुए प्रत्याशी को जब जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है उसको वापस से बुलाना। ऐसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधन अपनाए गए हैं, इसलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है और वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण भी माना जाता है। तीसरे उदाहरण की बात करूं जो भारत में दिखाई देता है, भारत की ग्राम सभा। भारत की ग्राम सभा, ग्राम सभा है, सबसे पहले ग्राम सभा क्या है? ग्राम पंचायत सर्किल के, ग्राम पंचायत सर्किल के वयस्क मतदाताओं का समूह है, वयस्क मतदाताओं का समूह है। यानी भारत की जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत सर्किल में जितने भी पंजीकृत वयस्क मतदाता है उनके समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा।
राजस्थान में इसकी 4 बैठक वर्ष में आयोजित की जाती है। उसमें उस ग्राम पंचायत सर्किल के सभी वयस्क मतदाता भाग लेते हैं। उस बैठक में ग्रामीण विकास की चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भारत की ग्राम सभा में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीज दिखाई देते हैं। बाकी इन उदाहरणों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें कहीं पर भी वर्तमान में दिखाई नहीं देता, क्योंकि आज नगर राज्य नहीं है, जनसंख्या कम नहीं है। आज नगर राज्यों का स्थान है राष्ट्र राज्यों ने ले लिया है। नगर राज्यों का स्थान राष्ट्र राज्यों ने ले लिया है, जिनकी जनसंख्या है करोड़ों में है, जिनकी जनसंख्या करोड़ों में है। पहली बात तो एक जगह बैठना ही संभव नहीं है, कानून तो बाद में बनाने की बात आती है। अनुशासित भी होना असंभव, करोड़ों लोगों का एक साथ। इसलिए आज वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं पर भी नहीं है। जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, नगर राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य आ गए, तो लोकतंत्र का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ और उसकी जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जगह आज अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र लगभग देशों के द्वारा अपनाया जा रहा है। तो अब बात करेंगे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। दूसरा जो लोकतंत्र का रूप है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अभी हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में पढ़ा कि जनता खुद शासन करती है, डायरेक्ट शासन करती है, डायरेक्ट कानून बनाती है, अपने ऊपर लागू करती है और उनके अनुसार शासित होती है। लेकिन आज छोटे राज्य न होकर बड़े राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आ गए, उनकी जनसंख्या करोड़ों में है। तो जनता के द्वारा क्या किया जाता है? संपूर्ण देश को अनेक भागों में बांट दिया जाता है। संपूर्ण देश को अनेक भागों में बांट दिया गया। अब ये जनता है, यहाँ की प्रत्येक भाग की जनता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क जनता है वयस्क मताधिकार के आधार पर, मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और इन चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन करते हैं। ऐसे लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपनाया गया है, बल्कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। यहां पर जनता नियतकालिक यानी प्रति 5 वर्ष में वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि है जनता की ओर से शासन करते हैं। इसलिए भारत में जो लोकतंत्र का स्वरूप अपनाया गया है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र न होकर अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप प्रति 5 वर्ष में लोकसभा विधानसभा सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं और लोकसभा विधानसभा के जो आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है वो आपकी ओर से सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखते हैं। इसलिए भारतीय लोकतंत्र का जो स्वरूप है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब यहां पर एक शब्द आया वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब है एक निश्चित आयु प्राप्त वर्ग को, निश्चित आयु प्राप्त वर्ग को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार वयस्क मताधिकार है। यानी वयस्क मताधिकार की केवल एक शर्त है आयु, बाकी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता सिवाय अपराधियों को छोड़कर। तो भारत में जो वयस्क मताधिकार की आयु है, वयस्क मताधिकार की आयु की बात करें
तो मूल संविधान की बात करें पहले, मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी। उसके बाद संविधान में 61वां संशोधन किया गया। 61वां संशोधन 1989 में किया गया। इस संशोधन के माध्यम से वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो वर्तमान में भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, मतदाता सूची में पंजीकरण करवा लिया है, उसको वोट देने का अधिकार है। तो प्रत्येक वयस्क मतदाता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने चुनाव के वयस्क मताधिकार के माध्यम से, प्रत्येक वयस्क मतदाता मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है और उन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करता है। इसलिए भारतीय जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, न कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में वयस्क मताधिकार क्या है? मूल संविधान पूछे आपसे तो 21 वर्ष, और वर्तमान में पूछे तो वयस्क मताधिकार की आयु है 18 वर्ष। काफी बार पूछा जाता है कौन से संशोधन के माध्यम से वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो 61वां संशोधन 1989। नेक्स्ट जो अपना वर्ड है वो है गणतंत्र। प्रस्तावना का अगला महत्वपूर्ण शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र, देखो गणतंत्र को समझने से पहले हम दो व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे। पहली है राजतंत्र। राजतंत्र, और इसका ठीक विपरीत है गणतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी, राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित नहीं होता, निर्वाचित न होकर वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। यानी इसमें राजा का शासन होता है, राजा का शासन होता है, और ये राजा है जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता। राजतंत्र का अर्थ है राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी निर्वाचित न होकर क्या होता है? वंशानुगत होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? राजतंत्र। गणतंत्र ठीक इसका विपरीत है। गणतंत्र इसका ठीक विपरीत है। इसमें राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी वंशानुगत नहीं होता है। राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। तो यहां पर हमने दो शासन प्रणालियों की चर्चा की। पहला हमने पढ़ा कि राजतंत्र, और फिर मैंने बताया कि राजतंत्र का ठीक उल्टा क्या है? गणतंत्र है। यहां पर राजतंत्र के बारे में मैंने बताया कि राज्य का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, जो राजा होता है, वो निर्वाचित नहीं होता है, बल्कि वंशानुगत होता है। वंश चाहे वो योग्य हो या नहीं हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो योग्य हो या नहीं हो। तो इसमें सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित न होकर वंशानुगत होता है। गणतंत्र ठीक इसका उल्टा है।
इसमें राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी है वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि जनता द्वारा या तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष चुना जाता है। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछ ले कि गणतंत्र का अर्थ क्या है। गणतंत्र का मतलब है कि राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी वंशानुगत नहीं होता। बिल्कुल फैक्ट सही है। दूसरी बात, अगर ये वंशानुगत नहीं होता है तो फिर क्या होता है? राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। पिछली रिट एग्जाम में एक प्रश्न आया था, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, क्यों? क्योंकि भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। तो भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है। बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। इसलिए भारत क्या है? एक गणतंत्र है, न कि राजतंत्र। तो दोस्तों, पहली लाइन अपनी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। पहली लाइन की चर्चा करें। हमने पढ़ा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इसमें हमने अलग अलग शब्दों की चर्चा की। यह लाइन अपने आप में भारत की विशेषता बताती है, जिसमें पहला भारत के लोग शब्द था। इसका अर्थ क्या है कि यह संविधान है भारत की जनता द्वारा पारित किया गया है। शक्तियों का स्रोत जनता है, इसलिए अंतिम संप्रभु कौन है? जनता। साथ ही प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है जो किसी के अधीन नहीं है, आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। यहां पर लोकप्रिय संप्रभुता को अपनाया गया है, जिसकी संप्रभु शक्ति है जनता में निहित है। फिर हमने समाजवादी स्वरूप की चर्चा की कि भारत एक समाजवादी देश है। यहां का समाजवाद अपने आप में एक नया मॉडल है, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के मिश्रित रूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया है। इसलिए भारतीय जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। फिर हमने पढ़ा पंथनिरपेक्षता के बारे में कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहां पर सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी धर्मों को समान स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। फिर हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को यहां पर अपनाया गया है, जिसमें जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। वयस्क मताधिकार की आयु के बारे में हमने बात की। मूल संविधान में 21 वर्ष थी। फिर 61वां संशोधन 1989 किया गया, जिसमें मताधिकार की आयु 21 से घटाकर कितने कर दी गई? 18 कर दी गई। फिर हमने गणराज्य या गणतंत्र के बारे में पढ़ा कि भारत एक गणराज्य है, भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि यहां का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति है। वो वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है। इसलिए भारत एक क्या है? गणतंत्र है। और भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन भारत को गणतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया। इस लाइन की दूसरे हमने प्रश्नों के टाइप की भी बात की थी कि प्रश्न कैसे आते हैं। एक प्रश्न यह आता है कि भारत में लोकप्रिय संप्रभुता को अपनाया गया है, क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोक शब्द से। दूसरा मैंने इस लाइन से टाइप बताया था, यहां से लेकर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से लेकर यहां तक के शब्दों का क्रम काफी बार पूछा जाता है, तो आपको इस लाइन को बिल्कुल क्रम से याद रखना है। कई बार एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत राज्य का स्वरूप था।
26 जनवरी 1950 को भारत राज्य का स्वरूप था। यह प्रश्न आ जाए। अब देखो, भारत का वर्तमान में हम स्वरूप की बात करें, कैसा स्वरूप है? भारत एक संप्रभुता वाला राज्य है, समाजवादी राज्य है, पंथनिरपेक्ष राज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले की बात करें तो ये दो शब्द नहीं थे, न तो ये समाजवादी शब्द था और न ये पंथनिरपेक्ष शब्द था। ये दोनों शब्द थे 26 जनवरी 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए ये दोनों शब्द। इसलिए अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आए कि 26 जनवरी 1950 या फिर 42वें संशोधन 1976 से पहले, इस टाइप का कोई प्रश्न आए तो हमें इन दोनों शब्दों को हटा देना है। 42वें संशोधन 1976 से पहले भारत का स्वरूप क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर 42वें संशोधन 1976 द्वारा ये दो शब्द और जोड़ दिए गए तो भारतीय राज्य का थोड़ा सा स्वरूप बदल गया। तो उसके बाद का पूछे तो आपको समाजवादी और पंथनिरपेक्ष को भी इसमें काउंट करना है। इस लाइन से एक टाइप और है प्रश्न आने का, जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में आया था कि प्रस्तावना में किन शब्दों का यूज लिया गया। तो देखो, भारत के एक तो लोक शब्द, लोग और नागरिक के बारे में आया था, लोग और नागरिक। तो ध्यान रखना, यहां पर भारत जनता को लोग के नाम से भी संबोधित किया गया है और नागरिक के नाम से भी संबोधित किया गया है, यानी दोनों ही शब्द काम में लिए गए, लोग और नागरिक दोनों शब्द काम में लिए गए। तो आई होप ये लाइन बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना आदर्श है न्याय। प्रस्तावना का जो अगला आदर्श है न्याय है। प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को 3 प्रकार के न्याय प्रदान किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इनकी अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्याय की बात करें, 3 रूप है न्याय के। 3 रूप। पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है, अगर इसके अर्थ की बात करें, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना। भेदभाव न करना। प्रत्येक को समान अवसर देना। प्रत्येक को समान अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान करना। प्रत्येक की गरिमा सुनिश्चित करना। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में प्रचलित सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति, यानी कि समाज में प्रचलित धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करते हुए
प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना ही क्या है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देना, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना ही क्या है? सामाजिक न्याय। नेक्स्ट जो न्याय है वो है आर्थिक न्याय। न्याय का जो प्रस्तावना में 3 रूप है, उसमें जो दूसरा रूप है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? अमीरी गरीबी के फर्क को, अमीरी गरीबी के फर्क को न्यूनतम करना, न्यूनतम करना। आर्थिक संसाधनों तक, आर्थिक संसाधनों तक प्रत्येक वर्ग की पहुंच सुनिश्चित करना, प्रत्येक वर्ग की पहुंच सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार हमने पढ़ा सामाजिक न्याय के बारे में, जो भेदभाव की समाप्ति पर बल देता है। तो आर्थिक न्याय क्या कहता है? आर्थिक न्याय कहता है कि समाज में प्रचलित जो अमीरी गरीबी की बहुत लंबी चौड़ी खाई है उसको न्यूनतम करना, अमीरी गरीबी का जो फर्क है उसको कम से कम करना। आर्थिक न्याय ये कभी भी नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति की समान आय कर दो, नहीं, ये बात नहीं बोलता है। आर्थिक न्याय कहता है जो अमीरी और गरीबी का फर्क है उसको न्यूनतम करने पर बल देता है। अब ये न्यूनतम कैसे होगा? ये कहता है कि समाज के जो संसाधन हैं, जो प्रोडक्टिविटी देते हैं, जो उत्पादन देते हैं, वो संसाधन किसी एक वर्ग का अधिकारी न हो जाए उन संसाधनों पर, बल्कि संसाधन सभी वर्गों की पहुंच में हो, प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे, संसाधनों को प्राप्त करने में प्रत्येक वर्ग को समान अवसर मिले। ऐसा कौन सा न्याय बोलता है? आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का अर्थ है अमीरी गरीबी के फर्क को न्यूनतम करना, आर्थिक संसाधनों तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करना। तो प्रस्तावना में निहित न्याय का जो तीसरा आदर्श है, न्याय का तीसरा आदर्श है वो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान वयस्क मताधिकार, समान वयस्क मताधिकार तथा राजनीतिक पदों तक प्रत्येक की पहुंच सुनिश्चित करना, प्रत्येक की पहुंच सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार राजनीतिक न्याय क्या कहता है? राजनीतिक न्याय है वो लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान वयस्क मताधिकार मिले, सरकार को चुनने में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान किया जाए। दूसरी बात यह कहता है कि राजनीतिक पद है वो किसी वर्ग विशेष की बपोती नहीं होने चाहिए। राजनीतिक पद है उन पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक पदों तक पहुंचने का समान अवसर मिलना चाहिए, ऐसा राजनीतिक न्याय कहता है। तो इस प्रकार प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है। पहला जो न्याय था सामाजिक न्याय,
सामाजिक न्याय का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। आर्थिक न्याय का अर्थ है अमीरी गरीबी के फर्क को न्यूनतम करना, आर्थिक संसाधनों तक प्रत्येक वर्ग की पहुंच सुनिश्चित करना। राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान वयस्क मताधिकार प्रदान करना और साथ ही राजनीतिक पदों तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करना। व्यापक अर्थ में देखें तो सामाजिक न्याय में तीनों प्रकार का न्याय शामिल है। व्यापक अर्थ में हम बात करें तो सामाजिक न्याय में तीनों प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय भी आ जाता है, आर्थिक न्याय भी आ जाता है और राजनीतिक न्याय भी आ जाता है। जब ये तीनों व्यक्ति को मिलेंगे तभी सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, अन्यथा सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं होगी। और अलग अलग अर्थों में देखें तो सामाजिक न्याय का अलग अर्थ है, राजनीतिक न्याय का अलग अर्थ है, आर्थिक न्याय का अलग अर्थ है। रिट लेवल 2 सिलेबस में सामाजिक न्याय एक अलग से टॉपिक दिया गया है, अतः इस टॉपिक में इसकी विस्तृत चर्चा न करते हुए वहां पर हम इसको विस्तृत पढ़ेंगे। प्रस्तावना का नेक्स्ट जो आदर्श है वो है स्वतंत्रता। प्रस्तावना का नेक्स्ट जो आदर्श है वो है स्वतंत्रता। हाल ही में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 यहां से प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में निहित नहीं है। 3 ये दे दी गई और एक ऑप्शन था नैतिकता। तो ध्यान रखना प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली है विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरी विश्वास, चौथी धर्म और 5वीं उपासना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है भारत के प्रत्येक नागरिक को 5 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। प्रत्येक स्वतंत्रता को आपको क्रम से याद रखना है, काफी बार प्रश्न आता है। चूंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को विचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता तब तक पूरी नहीं होती जब तक इसके साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न जुड़ जाती। ये तो वही बात हो गई, अगर विचार के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न दी गई तो यही बात हो गई, पक्षी को उड़ने के लिए पंख तो दिए गए लेकिन खुला आकाश नहीं दिया गया। तो ध्यान रखना विचार के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास के अकॉर्डिंग धर्म अपनाने की और अपने धर्म के अकॉर्डिंग उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना है प्रत्येक नागरिक को 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अगला जो आदर्श है प्रस्तावना का वो है समानता। अगला जो आदर्श है समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है प्रत्येक नागरिक को 2 प्रकार की समानता प्रदान करती है, 2 प्रकार की समता प्रदान करती है। एक है प्रतिष्ठा की और दूसरी है अवसर की समानता। प्रस्तावना कहती है कि प्रत्येक नागरिक है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, उसका कोई हनन नहीं कर सकता। प्रतिष्ठा के साथ साथ प्रस्तावना है प्रत्येक नागरिक को व्यक्तित्व के पूर्ण विकास हेतु अवसर की समानता प्रदान करती है। प्रत्येक नागरिक को आत्म विकास के लिए अवसर की समानता देती है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता। प्रस्तावना का जो नेक्स्ट आदर्श है वो है बंधुता। बंधुता का अर्थ है, अगला जो अपना आदर्श है वो है बंधुता। बंधुता का अर्थ की बात करें हम, इसका अर्थ है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें बंधुत्व का जो आदर्श है वो भाईचारे की भावना पर बल देता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है बंधुता का। इसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करना, अखंडता सुनिश्चित करना। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का जो आदर्श है वो क्या कहता है कि एक मनुष्य होने के नाते ही गरिमा का हकदार है, उसकी गरिमा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो प्रस्तावना में जो बंधुत्व के आदर्श है उसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना। इस प्रकार बंधुता का जो आदर्श है वो न केवल व्यक्ति पर बल देता है बल्कि व्यक्ति को समष्टि से जोड़ने का कार्य करता है। यानी बंधुता का आदर्श है वो व्यक्ति को समष्टि से जोड़ने का कार्य करता है, समष्टि से जोड़ने का काम करता है। यह न केवल व्यक्ति पर बल देता है बल्कि यह सामूहिक रूप से राष्ट्र पर भी बल देता है, राष्ट्र की एकता पर बल देता है, राष्ट्र की अखंडता पर बल देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बंधुता का जो आदर्श है वो व्यक्ति और समष्टि के साथ संबंध स्थापित करता है, जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करें तो प्रस्तावना में हमने दो पढ़ा, समानता है जो दो प्रकार की समानता प्रदान करती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो दूसरा बंधुता का आदर्श है, उसका अर्थ है भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। तो हम कह सकते हैं बंधुता है व्यक्ति और समष्टि में संबंध स्थापित करती है, जोड़ने का काम करती है, व्यक्ति के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र को महत्व देती है। अब यहां पर देखें, अखंडता जो शब्द था वो भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। यह भी कब जोड़ा गया, 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसकी अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। प्रस्तावना में हम लास्ट पढ़े, अपनी अंतिम जो पेरा है, अंतिम जो लाइन है वो संविधान निर्माण की तिथि निर्धारित करती है। अंतिम जो लाइन है संविधान निर्माण की तिथि बताती है, जिसका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया 26 नवंबर 1949। यानी प्रस्तावना कहती है कि इस दिन संविधान का निर्माण कर लिया गया था, इस दिन जनता ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया था। तो लास्ट लाइन में आपको याद रखनी है, न केवल अंग्रेजी माह की तिथि आपको याद रखनी है 26 नवंबर 1949, बल्कि हिंदी माह की तिथि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी भी आपको याद रखनी है। और लास्ट के 3 वर्ड यहां पर अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित भी आपको याद रखने हैं। कई बार यही प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। 4 शब्द दे दिए गए, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित और पारित। अक्सर हम पारित बहुत गलत कर देते हैं, लेकिन पारित शब्द इसमें नहीं है, केवल अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो दोस्तों प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों की हमने चर्चा की। पहला जो पेरा था, न केवल हमने उसको याद करने की कोशिश की, प्रत्येक वर्ड को हमने अलग से समझने की भी कोशिश की। उसमें हमने पढ़ा पहले याद करने का तरीका कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। फिर उसके बाद न्याय कितने प्रकार का, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा समानता कितने प्रकार की, 2,
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। फिर हमने पढ़ा बंधुत्व का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। और लास्ट में संविधान निर्माण की तिथि प्रस्तावना के अनुसार 26 नवंबर 1949। कल हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के संबंध में न्यायिक वाद, संशोधन, प्रस्तावना के स्रोत और प्रस्तावना का महत्व। इनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।